हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वह 19 जून को संभावित है, यानी कि 19 जून को आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होना है। और पिछली बार राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था वह 2015 में हुआ था। और 2015 में गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि उनके प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के हम सॉल्व कर रहे थे। और ये 13/9/2015 शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे शिफ्ट 2 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उनको हल करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। अब की बार जब आपसे परीक्षा में इन प्रश्नों से मुलाकात होगी तो आप उनको कैसे सेकंड में कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अगर आप अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो इस लेवल तक की तैयारी शुरू कर दीजिए। इन सेशंस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रश्नों की प्रकृति किस तरीके की होने वाली है। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप एक बार परखिए कि क्या आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 25 में 25 अब आप ला सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होगा जहाँ पे आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं और लाने का प्रयास कर सकते हैं। बाकियों में प्रयास भले ही आप करेंगे लेकिन एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट होगा जहाँ पे इधर उधर होने की संभावना नहीं रहेगी, ना के बराबर रहेगी और 25 में 25 लाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और पहला क्वेश्चन यह पूछा गया था शिफ्ट 2 में। प्रश्न को पढ़िए और एक बार खुद से करने का प्रयास करिए। प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु पर 25% वृद्धि करके मूल अंकित करता है। 25% वृद्धि करके मूल अंकित करता है, यानी कि सीपी जो है उसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, या और जो छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जब कास्ट प्राइज से यानी कि क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है उस पर छूट देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस भी आता है, विक्रय मूल्य भी आता है। यानी कि यहाँ पे 2-3 बातें हमको करनी होगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी से संबंधित। अगर हम देखें तो हमारा कास्ट प्राइस अगर हम 100 मान लें तो 25% अधिक अंकित करता है तो अंकित कितना करेगा 125। फिर कह रहा है कि एमआरपी पे 4% की छूट दे देता है, तो यदि 125 पे 4% की छूट दिया जाए तो 4-25 हमें 100 और 25-5 125, यानी कि 5 रुपये की छूट हो जाएगी वो। अगर 125 पे 5 रुपये की छूट दे दी जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वह 120 हो रहा होगा। अब 100 की वस्तु को 120 में बेचने पे 20 रुपये का फ़ायदा होगा। 20 रुपये का फ़ायदा कितने रुपए पर हो रहा है? 100 रुपये पर हो रहा है, और 100 रुपये पे होने वाला लाभ ही हमारा प्रतिशत लाभ कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा 20%। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और आपको पहला प्रश्न एकदम बखूबी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो 3 संख्याओं का योग 392 है, ठीक है, यानी कि 3 संख्या है, ये कन्फर्म है, यानी कि 1 2 3 संख्या है, ये बात एकदम फिक्स है। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 और 3 का है, तीसरी संख्या का और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो 5:8 लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, एकदम वही प्रश्न है। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो समझ में आ रहा होगा। जिनके बगल जो ना रहे उनके बगल उन्हीं को बैठा दो, 3 के बगल कुछ नहीं तो 3 लिख दिया, 5 के बगल कुछ नहीं है 5 लिख दिए। इन सब का आपस में हम कर देंगे गुणा। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24। अब ये जो रेशियो निकल के आया है यह किस चीज़ का रेशियो है? आप पढ़े होंगे अनुपात चैप्टर में कि जब आपको ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात दे दिया जाता है तो आप ए और बी और सी का अनुपात निकाल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दे दिया गया, दूसरी तीसरी का अनुपात दे दिया गया, तो हमने पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात निकाल दिया। हमारे पास इन तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया 10:15:24। और ये कह रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 392 है। सम में x लगा दीजिए क्योंकि यह रेशियो है, तो 10x 15x और 24x, इन सब को अगर हम जोड़ें तो 15 और 24 कितना हो जाएगा? 24 5 29 हो जाएगा, 29 10 39 10 49, यानी कि 49x बराबर हो जाएगा 392 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या है? तीनों संख्याओं का योग क्या है? 392 है, तो 49x बराबर 392। अगर 49x बराबर 392 तो ये 8 बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8। 49 में 8 का गुणा करेंगे तो हमको 392 प्राप्त हो जाएगा। 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 6 32 7 39, ठीक है।
अब x बराबर 8 आ गया तो ये पूछ रहे हैं कि पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या का रेशियो हमको 10x पता है, x बराबर 8 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 10 गुणे 8 इज इक्वल टू 80। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 80 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यह रेशियो का बहुत ही पहले लेवल का प्रश्न है, यानी कि बहुत सरल सा प्रश्न है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वह यह कह रहा है कि 24, 30 और 36 से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। यह हमको बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 24, 30 और 36 इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो अगर कई संख्याओं से, जैसे 10, 20, 30 से कोई संख्या विभाज्य होगी तो इनके एलसीएम से भी वह संख्या विभाज्य हो रही होगी। एलसीएम एचसीएफ आप पढ़े होंगे, संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा। तो अगर 24, 30 और 36 से संख्या विभाज्य होगी तो यह फिक्स है कि 24, 30 और 36 के एलसीएम से भी संख्या विभाज्य होगी। तो सर्वप्रथम हम इनके एलसीएम को ज्ञात करेंगे। अगर ये एलसीएम देखें तो 12, 15, 18, 2 से गया तो फिर 2 से काट दें तो 6, 15, 9, फिर 2 से काट दें तो 2 तिहाई 6, 15, 9, फिर अगर हम देखें तो 3 से काट दें, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ पे अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 2 दूना 4, दूनी 8, तिरिक 24, तिया 72 गुणे 5 अगर कर दे तो वही एलसीएम होगा। तो बराबर 5 दूना 10 को शून्य हासिल 1, 5 7 35 1 36, 360 आ गया। यानी कि अब हम इस प्रश्न को यह कह सकते हैं कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको हम 360 से विभाज्य कर सकते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, 24, 30 और 36 से विभाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब हमको बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 360 से डिविजिबल हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, आपको यह पता करना होगा। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह होता है 4 बार अगर 9 लिख देंगे तो हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्रोवाइड हो जाएगी। और इसमें अगर हम 360 से भाग दे दें तो 360 से अगर हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जा सकता है। अगर 2 बार हम ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 3 0 0, 3 6 12, 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, 720 हो जाएगा। अगर इसको घटाएं तो 9 में 0 गया 9 और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और 9 में 7 गया 2, 279 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 9 उतर जाएगा। अगर अब हम देखें तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18 7 3 7 बार अगर आप इसको लेके जाएं 7 0 0, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 3 21 4 25, अगर फिर घटाएं तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 279 रिमाइंडर बच रहा है। अब बताइए कि अगर ये 279 ना बचता तब तो यह संख्या जो है वो 360 से डिविजिबल हो जाती। 279 कब ना बचता, जब ये 360 का 27 में डायरेक्ट गुणा होकर यहाँ पे लिखा गया होता, उतना ही लिखा गया होता जितना कि 27 बार ले जाने पर कट जाता, तो ये 279 शेष ना बच रहा होता। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट आप तो संख्या बराबर लिख सकते हैं 360 गुणा 27, और अगर गुणा कर दे तो 7 0 0, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 3 21 4 25, 2 0 0, 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6 7, 0 2 5 2 7 और 7 2 9, 9720 वह संख्या होगी जो कि ऐसा करने पर डिविजिबल हो जाएगी। 24, 30 और 36 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 9720। यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला क्वेश्चन हम देखें तो संख्याओं का एक समूह का माध्य का मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है, तो संख्याओं के समूह का मानक विचलन क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपको पता होना चाहिए। मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य। अगर इसी फार्मूले में आप इसको रख दें तो डायरेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है कि माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है, यानी कि मानक विचलन गुणांक 5 है बराबर मानक विचलन हमको बताना है बटे माध्य दिया गया है 10, तो यहाँ से मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, 10 का इधर गुणा हो जाएगा 50। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 है, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। अगर इस प्रश्न को आप हल करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 4 है, यानी कि हमको x पावर 4 के फॉर्म में इस क्वेश्चन को बना लेना है। अगर x पावर 4 के फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इधर इसका वर्ग प्लस इधर इसका वर्ग। तो अगर वर्ग हो जाएगा तो a स्क्वायर तो x पावर 4 प्लस b स्क्वायर तो 1/x पावर 4, 1/x पावर 4 प्लस होता है 2ab, 2ab मतलब 2 गुणे x स्क्वायर गुणे 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगर अब हम देखें इसको हल कर लें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 529 माइनस 2, और 529 में अगर हम 2 को घटाएं तो 527 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। कहीं पे है विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश व्यवसाय में 5 महीनों के लिए 5,000 रुपये तथा संदीप, इसमें सुरेश और संदीप नामक 2 बालक हैं जो कि व्यवसाय में साझेदार हैं। अब व्यवसाय में ये कर क्या रहे हैं, वो 5 महीने के लिए 5,000, वो 6 महीने के लिए 6,000 लगाते हैं। 3 जीरो 3 जीरो दोनों तरफ है तो अनुपात में उस जीरो को गोली मार दो। तो अब आपको दिख रहा है कि ये 5,000 5 महीने के लिए, ये 6,000 6 महीने के लिए लगाता है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो देखें तो 5 × 25 6 × 36, 25:36 का रेशियो आ गया। और फिर कह रहा है कि वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में संदीप का हिस्सा क्या है। इन्हीं का हिस्सा हमको बताना है, कितने में, 610 रुपये में। हिस्सा बांटने का जो फार्मूला होता है अनुपात का, वह होता है पूरा जिसमें बांटना है इनटू अनुपात, अनुपात मतलब जिसको देना है, बटे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग मतलब अनुपातों का योग। अगर इनको जोड़ दे तो 6 5 11 1 हाथ से लेते 3 2 5 1 6, ये काट दे तो ये 10 हो जाएगा, बराबर 360 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कहलाएगा। कहीं विकल्प पर है विकल्प नंबर 4, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 360। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके लेखपाल में पूछे गए प्रश्न हैं। हम ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों को करवा रहे हैं। ज़्यादा बात करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन ही चाहिए। यहाँ पे ज्ञान वाली विशेष बातें करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। ये जो आपके पास 50 51 52 दिन का समय बचा हुआ है, इसको एकदम पढ़ाई में झोंक दीजिए। बहुत ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसी ज्ञान की आवश्यकता है जो एग्जाम में पूछा जाए। तो इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिए। यह प्रश्न कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3 5 में है, उनका लासापा 300 है, तो छोटी संख्या कौन सी है। 2 संख्याएं 1 2, ये 3x है तो ये 5x है, और कह रहा है कि इनका एलसीएम जो है वो 300 है। 3x और 5x का एलसीएम अगर हम निकालें तो 15x होगा, यही बराबर 300 के हो जाएगा। 15 दूना 30, यानी कि x बराबर 20 आ गया। अगर x बराबर 20 तो 3x और 5x में छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 3x दिख रही है। इसमें 20 की वैल्यू रख दें तो यह क्या हो जाएगा, 20 × 3 इज इक्वल टू 60। अगर 60 हो जाएगा तो विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है और इसको आप करने का भरसक प्रयास कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 225 है, 154 है और ये 156 है। अगर 225 को देखें तो ये 15 हो जाएगा, रूट हटेगा तो, और 15 आके इसमें जुड़ेगा तो ये 169 हो जाएगा। फिर इसका रूट हटा, अब इसका रूट हटेगा तो ये 169 13 आके इसमें जुड़ जाएगा, और फिर जब इसमें 13 जुड़ेगा तो ये प्रश्न हमारा बन जाएगा 156 25। अब इसी का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा। तो आइए निकालने का प्रयास करते हैं। तो 156 25, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें, 2 2 का पेयर बना लेंगे तो 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 आएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पेयर उतरेगा तो ये 56 हो गया। अगर 2 बार ले जाएं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 22 और 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और कितनी बार ले गए थे, 2 बार ले गए थे यहाँ पे। अब कितनी बार ले जाएं, अगले पेयर को पहले उतार लीजिए। तो अगर हम देखें तो 5 × 25 होता है, अगर 5 बार ले जाके चेक कर सकते हैं।
तो 5 बार अगर देखें तो 5 25 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 को 2 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12 पूरा कट जा रहा है, यानी कि 125 का यह वर्ग होगा। 125 कहीं पे आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो इस प्रश्न में कुछ दम नहीं था, आप इसको विदिन सेकंड कर पा रहे होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस प्रश्न को हल करने का आप प्रयास करें तो इस खूबसूरत से प्रश्न को हल करने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 n हो गया, प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 हो गया, बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं। अब इसको और क्या किया जा सकता है? ऊपर अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस 3 5 15 बटे 6, ये हो गया 3 दूनी 6। इसको हम लिख सकते हैं 2n बटे 2 प्लस 5 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर n प्लस 5 बटे 2। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको विकल्प नंबर 4 में एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा और मोटा सा एकदम बढ़िया क्यूट सा प्रश्न आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न जो है वो एक भिन्न में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योग हमको बताना है। तो अगर हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें तो 2 बार प्रक्रिया दिया गया है, तो हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, एक बार इस तरफ प्रक्रिया कर देंगे, एक बार उस तरफ। पहली बार हम मान लेते हैं कि जो भिन्न है हमारा, भिन्न बराबर x बटे y है। पहली बार कह रहा है कि यदि हर में, हर कौन सा है इसमें? इसको अंश कहा जाता है, इसको हर कहा जाता है। कह रहा है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो x बटा y प्लस 1, और जब जोड़ देते हैं तो ये जो परिणाम होता है 1 बटे 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 2x प्लस 2x ये बराबर 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1 के। इसको ऐसे ही हम ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस में कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, x प्लस 1 अपान वाई कर दिया जाए तो हमको परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1 के। अगर y बराबर x प्लस 1 हम यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा 2x बराबर y बराबर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 मिला के 2 हो जाएगा, प्लस x बराबर 2x हो जाएगा, x इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 2। अगर x बराबर 2 है और यहाँ पर हम रख दें तो 2 दूना 4, 1 इधर आके घर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3, और x बराबर y और x बराबर 2 और y बराबर 3 हो गया। तो हमको अंश और हर का योग ही बताना है, तो जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा। 3 2 क्या हो जाएगा? 5। तो 5 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कहलाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो 3 विभिन्न बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की अलग अलग मात्राएं 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर हैं। वह सबसे बड़ी माप लीटर में क्या होगी जिसे सभी मात्राएं पूर्णतः मापी जा सके? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एक बार इसको करने का प्रयास कीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपका आ गया होगा। एक बार आप बताने का प्रयास करिए कि आपका उत्तर इसका क्या आया। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएं तो जब भी आपको ये मापन दिया गया रहे कि 3 विभिन्न बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की अलग अलग मात्राएं कितनी हैं, और फिर कहा जाए वह सबसे बड़ी माप क्या होगा जो इसे पूर्णतः माप दे, तो ऐसे प्रश्न SCF के कहलाते हैं। यानी कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं इन्हीं का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब निकालना आता होगा। अब एक क्लास में हम ये नहीं सिखा सकते कि आपको SCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है। और अगर आप इतने बड़े हो गए, आप यहाँ पे आके कंपटीशन की इतनी बढ़िया परीक्षा आप दे रहे हैं और आपको LCM SCF नहीं आ रहा है, तो बताइए कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है LCM SCF, ये बहुत दुखद है। अभी तक आप कहाँ थे? अगर आप इस लेवल पे भी अभी नहीं हैं तो फिर सिलेक्शन होने में अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा। एक बार आप पुनः शुरू से पढ़ने का प्रयास करिए। अगर अब हम देखें तो 403
434 और 465, ये 3 मात्राएं दी गई हैं। अगर हम इनका HCF निकालने का प्रयास करें तो 465 में हम भाग विधि से अगर निकालें, 434 से भाग दें तो एक बार जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 6 में से 3 गया, अब बचा 434, फिर उतर जाएगा। अगर अब भाग लगाएं तो 31 एकम 31, ये बचा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अगर अब देखें 4 बार ले जाएं तो 124, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह 31 हो जाएगा। और यह 31 होगा कि नहीं, यह चेक करने के लिए हम बची हुई संख्या में भी 31 से भाग दे देंगे। अगर वह संख्या भी 31 से कट जा रही है तो हमारा HCF यही होगा। अगर हम 403 में 31 से भाग दे दें तो 31 एकम 31, यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9 और 3 उतर गया, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये कट जाएगा, यानी कि 31 ही इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 31 ही 403, 434 और 465 का HCF कहलाएगा। अगर आपको LCM HCF निकालने में समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे उस पर। अब देखें तो ये दूसरा विकल्प जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि 720 मिठाइयाँ हैं, मुंह में पानी आ गया होगा मिठाई का नाम सुन के। 720 मिठाइयों को बच्चों में एक समान रूप से इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को दी गई मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई प्राप्त हुई? कितने आदमी थे, यहाँ पे आदमी नहीं थे, यहाँ पे कितनी मिठाई प्राप्त हुई यह बताना है। प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो हम अगर मान लें कि बच्चों की संख्या बराबर 100x है। अगर बच्चों की संख्या बराबर हम 100x मान लें तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को दी गई मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। हम बच्चों की कुल संख्या 100x मान लिए हैं, तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगी इसका 20% मिलेगी, यानी कि 20x मिलेगी। अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या होगा, 20x मिठाई एक एक बच्चे को मिल रही होगी। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से सोचें कि 720 मिठाई टोटल है और बच्चों की कुल संख्या 100x हमने मान लिया है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना मिठाई एक बच्चे को मिलेगी? 720/100x मिलेगी। यहाँ से 0 0 कट गया, 2 से काट दे तो 36/5 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 36/5x मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। और यहाँ प्रश्न के अनुसार 20x मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं कि 20x बराबर हो जाएगा 36/5x के। 5x इधर आएगा तो ये 100x² इज इक्वल टू हो जाएगा 36 के, तो x² बराबर हो जाएगा 36/100 के। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा और बराबर हो जाएगा 6/10, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 के। यहाँ से x बराबर आ गया 3/5। अगर x बराबर 3/5 आ गया, पूछ रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई प्राप्त हुई। हमने यहाँ पे निकाला है कि 20x प्राप्त हुई, तो बराबर 20 गुणे 3/5, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, यानी कि प्रत्येक बच्चे को एक बच्चे को 12 मिठाई प्राप्त हुई है। यह एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। उन बच्चों में से अगर किसी को शुगर रहा होगा तो इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। 12 मिठाई एक अच्छी क्वांटिटी होती है, लगभग आधा किलो। इंसान है तो आधा किलो मिठाई तो एक बार में ना ही खाएं। तो इसमें अगर आप विकल्प देखें तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित को ऐसे मुस्कुराते हुए लगा डालिए, बहुत ईजी होता है। ये पूरा नंबर आपको देके जाएगा, आपके चयन में एक अच्छी भूमिका निभाएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 512 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग का गुणनफल प्राप्त होगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन लिख दीजिए, क्योंकि जब आप का जो पेपर है उसमें पूर्ण घन ही मान के इसको लगाया गया है। पूर्ण वर्ग में इसका उत्तर दूसरा आ जाएगा, जो कि विकल्प में आपको नहीं प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर हम इसको लगाने की कोशिश करें तो 512, 2 दूना 4, 0, 2 छंग 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 256 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16 हो गया। 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2।
अगर अब हम घन में पेयर बनाएं तो 3 3 का पेयर बनेगा, 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया। यानी कि अब छोटी सी संख्या कौन सी होगी जिससे कि इसमें गुणा कर दें तो तब भी ये पूर्ण घन बना ही रहे। तो पूर्ण घन बना रहने के लिए कम से कम 2 का गुणा होना पड़ेगा, और 2 का 3 पेयर मतलब 2 × 2 × 2, यानी कि 8 से अगर हम गुणा कर दें तो पुनः यह घन ही बना रहेगा। यही यह प्रश्न था कि किस कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 512 में गुणा करने पर एक पूर्ण घन का गुणनफल प्राप्त हो। तो अगर हम 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह पूर्ण घन का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 8 हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, 27 व्यक्ति समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक तरफ आप व्यक्ति लिख दीजिए, एक तरफ आप कार्य का दिन लिख दीजिए, दिन। यह कह रहा है कि 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति हम मान लेते हैं कि x दिन में वह काम को पूरा कर देंगे। अगर 27 व्यक्ति x दिन में काम को पूरा करेंगे तो इस पे आप तीर लगा दीजिए। आदमी और दिन में हमेशा विपरीत संबंध होता है, यह एक नियम है। अब एक वीडियो में यह नियम नहीं बताया जा सकता, अगर आप किताबों में देखेंगे तो वही M1 D1 करके लगाएगा। इस नियम से आप वर्क एंड टाइम के कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब आप जब देखेंगे तो ये जो है पहली बार जो है वो हेड बराबर आपको बताना है, तो हेड मतलब जिसमें तीर का निशान है इसका बराबर पहली बार तो यही ले लिया जाता है 18। उसके बाद ऊपर केवल हेड वाला रहेगा, नीचे टेल वाला, तो 18 × 36 / 27। अगर इसको हम काट दें तो ये 6, 3 × 18, 3 × 9 = 27, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, यानी कि 24 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। विकल्प में कहीं है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर दे दिया जाता है। यदि इसे 3% की बढ़ी हुई दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता। धनराशि क्या है? अब बताइए कि कोई धन है 2 वर्ष के लिए दे दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि 3% अगर अधिक दे दिया होता तो हमको 300 रुपये अधिक प्राप्त हो गया होता। प्राप्त तो रेट के अनुसार ही ब्याज हो रहा होगा। अगर हम 3% एक्स्ट्रा दे देंगे तो साधारण ब्याज का यह प्रश्न है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पे प्रिंसिपल पे जो है जो अगला हमारा प्रिंसिपल बनता है, फिर मिश्र धन पे आपको ब्याज नहीं मिलता है। इस पे ब्याज आपको पहले वाले प्रिंसिपल पे ही लगातार मिलता रहता है। तो अगर हम देखें तो जो 3% है ये 2 साल तक एक्स्ट्रा पैसा देगा। तो अगर 2 साल तक देगा 3%, तो 3 दूनी 6% दे देगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम प्रतिशत देखेंगे तो 6% आ जाएगा। हमारे अनुसार 6% ज़्यादा मिलेगा, इनके अनुसार 300 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6% की वैल्यू 300 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 × 5 = 30, 50 रुपये आ जाएगी। और कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5000 रुपये। 5000 रुपये विकल्प में कहीं है, पहला ही विकल्प आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किताबों का सोल्यूशन देखेंगे तो आपको इसको विधिवत 100 मान के हल किया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने में कुछ जाता नहीं है। गर्मी बहुत है। ए, बी और सी एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए का लाभ का 1/3। ए और बी और सी हैं, तो तत्काल ए और बी और सी का चेहरा बना लीजिए। कह रहा है कि जो लाभ होता है, ए लाभ का 1/3 प्राप्त करता है, ठीक है। बी लाभ का 1/4 प्राप्त करता है, ठीक है। अब तत्काल आप ये बताइए कि 1/3 1/4 प्राप्त कर लेगा तो वो कितना प्राप्त करेगा। अगर इसको हम जोड़ें तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 प्लस 4 तिहाई 12, यानी बराबर 7/12 हिस्सा तो ये लोग खा गए। अब उसके बाद अगर एक हिस्सा पूरा होता है, 7/12 ये लोग फिनिश कर चुके हैं, तो 12 × 12 में से 7 जाएगा, तो 5/12 जो है वो सी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है सी 5000 प्राप्त करते हैं। हमारे अनुसार तो सी को 5/12 प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सी महाराज तो नगद में डील कर रहे हैं, वो 5000 रुपया प्राप्त किए हैं। तो 5/12 की वैल्यू हो जाएगी 5000, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 5000 ×
12/5, तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 में 12 का गुणा होगा तो यह 12000 हो जाएगा। फिर कह रहा है अब जो एक मतलब यह पूरे वर्ष का लाभ आ गया आपके पास 12000। अब कह रहा है कि ए कितना लाभ प्राप्त करता है, तो ए कितना प्राप्त करता है, लाभ का 1/3 प्राप्त करता है, तो इसी में 3 से भाग दे दीजिए, बराबर 4000 रुपये ए प्राप्त करेगा। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। मुस्कुराइए जनाब, आपका उत्तर आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, आप इसको करने का प्रयास करिए। आप एडवांस मैथ में पहुंच चुके हैं, अर्थमेटिक से धीरे धीरे रेंगते चलते। अब आप बताइए कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। बहुत इजी सा प्रश्न है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको करने का प्रयास करिए और बताइए कि उत्तर क्या होगा। अगर हम देखें तो हमको ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है कि नहीं? हाँ, भुजा 4 है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा 4 ही 4 होगी। समबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोला जाता है, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, इसीलिए इसका नाम ही समबाहु है, समान बाहु यानी कि समान भुजा वाली। तो इसका अगर हम देखें तो हमको बताना क्या है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू ए, तो बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू ए का मान 4 दिया गया है, 2 दूना 4 बराबर 2√3। कहीं विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। हाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है उसमें √3/2a। और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। ये सारी बातें आप एकदम रट डालिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आए तो उसको छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, वरना क्या, वरना आपको पता है वही होता आएगा जो और एग्जाम में होता आया है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? 35 है, 40 है और 45 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर 35, 40, 45 है तो हमको पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? भुजाओं का योग बटे 2। 35, 40 और 45 सबको अगर हम लोग 5, 5, 10 को 0 हासिल 1, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 1, 12/2 यानी कि सेमी पेरीमीटर 60 आ गया। अब अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अगर S S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है तो इसी में इसको अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा √60 इंटू 60 माइनस 35, तो 35, 5, 40, 20, 60 यानी कि 25 इंटू S माइनस 20, 60 माइनस 40 तो 20 हो जाएगा, इंटू 45 जाएगा तो 15 आ जाएगा। अगर अब हम इसको तोड़ दें वर्गमूल निकालने के लिए तो ये 3 × 4 × 5 में टूट गया, ये 5 × 5 में टूट गया, ये 5 × 4 में टूट गया और ये 5 × 3 में टूट गया। अब सब कुछ टूट टाट चुका है। अब इसमें से 2-2 के पेयर को हम बाहर निकालेंगे प्यार से। अगर अब आप देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 महाराज बाहर आ गए। फिर इंटू यहाँ पे 4 है, 4 और कहीं है, यहाँ है, उठाओ इनको बाहर लाओ। 5 और 5 बाहर आ गया, इंटू 5 और 5 फिर बाहर आ गया, इंटू केवल 1 लोग बचे हैं। अब ये बिना खुद के सहपाठी के बाहर नहीं आ सकते, यानी कि वर्गमूल ने इनको पकड़ जकड़ लिया है, तो अब ये वर्गमूल के साथ ही रहेंगे और दिक्कत खड़ी करेंगे आपके लिए एग्जाम में। अगर आप देखें तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, तो आपका जो उत्तर है वह 300√5 हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विकल्प रूट में नहीं दिया गया है, तो अब आपको √5 का मान पता होना चाहिए, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर √5 यानी कि 5 का वर्गमूल निकालें तो आइए देख लेते हैं। तो अगर वर्गमूल निकालने का प्रयास करें तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। अब अगर दशमलव हम बढ़ा दें तो यहाँ पे 2 जीरो उतर जाएगा और ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा और 2 2 4 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 16 है, दशमलव हम ऑलरेडी बढ़ाए हैं, 2.2 हो गया, 2 बार ले गए हैं, तो अब डबल जीरो फिर उतार दीजिए क्योंकि दशमलव तो बढ़ा ही है। अगर अब हम देखें तो कितनी बार ये जा सकता है, तो अगर हम 3 बार लेके जाएं तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक के 12 का 2 हासिल
1, 3 चौके 12, 1 13। अगर 4 बार लेके जाते 4 चौके 16 और इधर की हासिल ज़्यादा हो जाती। अब घटाएं तो 10 यहाँ पे 3 हो गया। अगर घटाएं तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 है, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, 271 बचा। 3 3 6 हो गया, अब 4 हो गया और ये 4 हो गया। फिर डबल जीरो आप उतार दीजिए। अगर अब हम देखें तो कितनी बार जाया जा सकता है, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 6 बार अगर हम ले जाएं, 6 चाक 36, 6 हासिल 3, 6 चाक 36 के 6, 6 3 39, 6 चाक 36, 36 3 39, 39 का 9 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27, 27 के 7 हासिल 2, 6 चौके 24, 24 2 26। अगर अब इसको घटाएं 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 आ गया, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक हासिल आके यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 में 6 जाएगा तो कुछ नहीं 304 यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको आगे तक लेके जाते रहेंगे तो आपका मान आगे आता रहेगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए और हम मान लेते हैं कि 2.236 आपका मान हो जाएगा। अगर 2.236 हो जाएगा तो अगर अब हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें तो 300 को हम लिख सकते हैं, 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 100 गुणे 2.236। अब अगर 3 का उधर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, और ये 100 है, और यहाँ पे 3 अंक दशमलव है, 3 अंक में दशमलव लगा दीजिए। अब 100 का जब गुणा होगा 0.2 अंक खिसक जाएगा, यानी कि यह दशमलव यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा तो 670.8, यानी कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 670.8। यहाँ आपको विकल्प नंबर 3 में दिख रहा होगा 670.82, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू किसकी नहीं पता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है √5 की, तो 5 का वर्गमूल करके हमने आपको दिखाया। अप्रॉक्स तक 3 तक ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो √2 √3 इन सब की जो वैल्यू डायरेक्ट याद करनी पड़ती है, याद ही कर लेना उचित रहता है। कभी कभी जैसे √5 तक को कम से कम याद ही कर लीजिए, √2 √3 √5 इन सब की वैल्यू आपको वर्बली याद होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो गया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो रघु 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से यात्रा करता है, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 हिस्सा है। ठीक है, 1200 जो है 2/5 हिस्सा है, तो पूरी यात्रा कितनी हो जाएगी, पूरी यात्रा की दूरी बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 5/2, 2 छंग 12, 600 गुणे 5 यानी कि 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर की टोटल दूरी है। उसके बाद कह रहा है कि कुल दूरी का 2/5 हिस्सा ये तो हो गया, वह कुल दूरी का 1/3 हिस्सा कार से तय करता है। तो कार से वह 1/3 यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कार से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, हवाई जहाज से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, टोटल दूरी 3000 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि अब ट्रेन के लिए उसके पास क्या बचा, ट्रेन के लिए उसके पास 2200, अगर इसमें से हम घटा दें 1200 प्लस 1000 2200 इसमें से घटेगा तो 800 किलोमीटर वह ट्रेन से भी सफ़र कर सकता है। अभी उसके पास 800 किलोमीटर घूमने के लिए ट्रेन बची हुई है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ी देर और झेल लीजिए, उसके बाद आनंद ही आनंद है, आप जाके बढ़िया मज़ा कीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे इसका हमको माध्यिका बताना है। माध्यिका में सबसे पहले हमने आपको कहा था कि आप इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। अगर आप इसको आरोही क्रम में लिखें तो हमको दिख रहा है सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है, 1 काट दिए यहाँ से, 1 के बाद क्या है 3, तो 2 3 है नहीं, तो 1 के बाद 4 है, 4 भी काट दिए, 4 क्या फिर कभी है नहीं है। उसके बाद 5 है, 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3, 5 खत्म हो गया। अब 6 बचा, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 2 बार हो गया, 6 2 बार है तो 6 2 बार लिख दीजिए।
उसके बाद अगर देखें तो 7 कितनी बार है, 7 एक बार है तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 एक बार है, 8 लिख दीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो 12 2 बार बचा है, एक यहाँ तो हम लिख देंगे 2 बार 12। और इसी की माध्यिका हमको बतानी है तो सबसे पहले हम पदों की संख्या गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब विषम होता है तो विषम के लिए फार्मूला होता है, जब पदों की संख्या विषम हो जाएगी तो n+1/2वां पद ही हमारा क्या होगा, वह माध्यिका कहलाएगा। तो यह है कितना 11, 11 + 1 12/2 यानी छठवां पद गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस जो डाटा दिया गया है इसकी माध्यिका 6 कहलाएगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 3 4 5 देखते ही ट्रिपलेट में आपको पता चल जाना चाहिए कि यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो यह ऐसे बनेगा। समकोण त्रिभुज है तो यह हो क्या जाएगा, इसमें यह 3 हो गया, यह 4 हो गया और यह 5 हो गया। अगर अब हम देखें तो यह कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल है सबके साथ x लगा दीजिए क्योंकि यह रेशियो की बात है। अब कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल जो है वो 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमारे अनुसार अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार है 4x गुणे ऊंचाई है 3x, 2 दूना 4 2 तिहाई 6x²। हमारे अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल 6x² है, इनके अनुसार 216 है तो 216 ऐसे लिख दीजिए। अगर इसको हम काट दें 6 3 18 6 4 36 तो x² बराबर 36, तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अगर x बराबर 6 आ गया तो हमको पेरीमीटर यानी कि परिमाप बताना है। 4 3 7 5 12x यानी कि 12x की वैल्यू बतानी है बराबर 12 गुणे 6 बराबर 72 सेंटीमीटर। कहीं पे है, बिल्कुल है। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न अगर देखें तो दो संख्याओं का लासापा 420 और मासापा 4 है, दोनों में से एक संख्या 52 है, दूसरी संख्या कौन सी होगी। इसके लिए जो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा। अगर इसी में रख दीजिए तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। एलसीएम कितना है 520 इंटू एचसीएफ कितना है 4। कह रहा है उनमें से एक संख्या 52 है, दूसरी संख्या हमको बतानी है बराबर 52 यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ से हट के, तो 52 हो गया। 52 एक कम 52 यानी कि 10 चौके 40, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 40। विकल्प नंबर 1 ही इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कहलाएगा। कहीं कोई असुविधा, सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं तो पूरी गणित आप एक बार पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम बहुत, और जो है मुमकिन भी नहीं है कि अगर एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखे तो उसको हम विधिवत आपको समझाएं, तो ये 25 प्रश्न बताने में हमको 3-4 घंटे लग जाएगा। अगर हम सारे बताएं कि इस जो है फार्मूले से कैसे लगेगा, ये फार्मूला कहाँ से आया, तो उसमें आपको समय लगेगा। अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आंकड़ों के किसी समूह का सबसे अधिक बार आने वाला मान कहलाता है। तो आंकड़ों के एक समूह में जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बहुलक कहलाएगा। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो अगर इसको देखें तो 15 25 75 5 हासिल 7 और 15 कम 15 15 7 22 225 वर्ष हो गया। ये टोटल छात्रों की आयु का योग कितना आ गया 225 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 छात्र 14 वर्ष है तो 14 गुणे 5 यानी कि उनके आयु का योग 14 पंचे 70 हो गया। उसके बाद कह रहा है और अन्य 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। अन्य जो 9 छात्र बचते हैं उनकी आयु 16 वर्ष है, यानी कि 16 गुणे 9 बराबर 144। यानी कि कुल जितने छात्र हैं उनकी आयु का योग 225 है। उनमें से 5 छात्रों की आयु का योग 70 है और 9 छात्रों की आयु का योग 144 है। तो अगर 5 और 9 को जोड़कर हम इसमें से घटा दें तो 15वें छात्र की आयु हमको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हो जाएगा 225 माइनस 4
7 4 11 के 1 हासिल 1 1 1 2। अगर इसको घटाएं तो 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, कैटिकुट। यहाँ पे 11 वर्ष और दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अपने लास्ट यानी कि आखिरी प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न हमारा समचतुर्भुज पर आधारित है, एडवांस मैथ पर ही आधारित है। यहाँ पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसकी एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण बताना है। इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, d1 × d2/2 इसका क्षेत्रफल होता है। हमारे अनुसार यह होता है, इनके अनुसार 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें से d1 और d2 दो इनके विकर्ण हैं, जिसमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है 25 और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको बतानी है /2 = 500। अगर देखें तो 25 दूना 50, ये 20 हो गया, 20 दूना 40, यानी कि d2 बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसमें एडवांस मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला भी याद होता तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो बहुत परेशान नहीं होना है कि इसमें एडवांस मैथ का पोर्शन ज़्यादा है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आप कर डालिए। इस परीक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। 2015 में जो 2 पेपर हुआ था आपका, दोनों पालियों का हम आपको करा चुके हैं। कैसा लगा आप हमको बताइएगा। अगर और भी पेपर करवाने होंगे तो हम और भी आपको करवा देंगे। बाकी इस परीक्षा में आप अपना परचम लहराएं, इसी आशा और उम्मीद के साथ पूरे न्यू आका टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।